नमस्कार दोस्तों, हमने बात की थी कल वाली वीडियो में कि आगे जो मौलिक अधिकार शेष बच रहे हैं, जिस 4 मौलिक अधिकार हैं तो हम उसको आगामी वीडियो में अपलोड कर देंगे। आज पोर्टिकल का जो पार्ट फर्स्ट है, उस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन न्याय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्याय क्या चीज है, किसे कहते हैं? अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम देखना चाहें तो न्याय क्या है, न्याय किसे कहते हैं, न्याय का संबंध किससे है, प्राचीन काल में न्याय को किसने प्रतिपादित किया, मध्यकाल में न्याय किस प्रकार की थी और आधुनिक काल में न्याय का क्या विचारधारा है, न्याय का क्या सोर्स है, न्याय की क्या प्रणाली है, न्याय की क्या परिभाषा है। अगर सामान्य रूप से देखें न्याय क्या है, सामान्य रूप से न्याय सद चरित्र व सद गुणों की विचारधारा है। अगर न्याय को सामान्य रूप से देखना चाहिए तो न्याय सद चरित्र व सद्गुणों की विचारधारा है। अच्छा चरित्र और अच्छा गुण, अब इसका मतलब जहां गुणों की बात आती है वहां ये जो न्याय है उसका संबंध आत्मा से हो जाता है, आत्मा से इसका संबंध हो जाता है। अगर हम भारतीय विचारधारा की बात करें तो न्याय का संबंध धर्म से है। भारतीय विचारधारा में धर्म को न्याय से संबंधित माना गया है। भारतीय विचारधारा में धर्म है वो न्याय से संबंधित है। सामान्य जो सदचरित्र है और सद्गुण है उसको भी न्याय कहा जाता है, धर्म को भी न्याय कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अपना स्वयं का कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है, न्याय है। ये इसकी परिभाषा होती है कि अपना काम करना और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है, ये सिद्धांत है। सदचरित्र भी न्याय है, सद्गुण भी न्याय है, धर्म के मार्ग पर चलना भी न्याय है और अपना काम करना, अपने स्वयं का निष्ठ कार्य करना, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना भी न्याय से संबंधित है, उसको भी न्याय ही माना जाता है। अब ये जो न्याय है उसको 3 भागों में बांटा है। जो न्याय है उस न्याय को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 परंपरागत न्याय, नंबर 2 मध्यकालीन न्याय, नंबर 3 आधुनिक न्याय। न्याय को 3 भागों में बांट दिया, परंपरागत न्याय, मध्यकालीन न्याय, आधुनिक न्याय। जो परंपरागत न्याय है उस परंपरागत न्याय को प्रतिपादित करने वाले जो विद्वान हैं उसमें प्लेटो व अरस्तु का नाम सर्वोपरि है। परंपरागत न्याय को प्रतिपादित करने वाले जो विद्वान हैं उनमें प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों विद्वानों ने परंपरागत न्याय को प्रतिपादित किया है। अब ये जो प्लेटो है उस प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो ने अपनी पुस्तक जिसकी इंपॉर्टेंट पुस्तक, और भी कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं प्लेटो ने तो, लेकिन उसमें सबसे प्रभावशाली जो पुस्तक है प्लेटो की वो रिपब्लिक है। उसी प्रकार से अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य है, अरस्तु प्लेटो का शिष्य है और अरस्तु की पुस्तक है जो प्रभावशाली पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स। प्लेटो ने परंपरागत न्याय में आत्मा, प्लेटो ने कहा है न्याय आत्मा का गुण है, इंपोर्टेंट कोटेशन है। न्याय को आत्मा का गुण किस विद्वान ने माना है, तो न्याय आत्मा का गुण है, ये बात प्लेटो कहता है। प्लेटो ने साफ शब्दों में ये बात कही है कि प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा होती है और उसमें एक गुण प्रधान होता है, यानी आत्मा में 3
तीन प्रकार के कैंडिडेट, एक है शासक। अब शासक वो व्यक्ति बनेगा जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी। भाई राजा वही होगा जिसमें दिमाग होगा, राजा वही होगा जिसमें बुद्धि अधिक होगी, बुद्धि की प्रधानता होगी, वो शासक बनेगा। रक्षक या आप इसको कह सकते हो सैनिक, सैनिक जिसमें शौर्य होगा, शौर्य होगा, शौर्य की प्रधानता होगी, जिसमें शौर्य की प्रधानता होगी वो सैनिक बनेगा। उत्पादक, उत्पादक वो बनेगा, उत्पादक है तो इसको संहारक कह दो, तो उत्पादक वो होगा जिसमें इंद्रियों की प्रधानता, इंद्रियों की प्रधानता। इसको आप ये भी कह सकते हो कि जिसमें वासना होगी, वासना की प्रधानता, जिसमें वासना होगी वो उत्पादक होगा, और उत्पादक होगा वो क्या करेगा, श्रम करेगा, व्यापार करेगा, उत्पादन करेगा। अब ये तीन प्रकार की आत्मा, अब ये यहाँ पर प्लेटो ये कहता है कि जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी वो सबसे शासक के मार्ग पे चला जाएगा, जिसमें शौर्य की प्रधानता होगी, जिसकी भुजाओं में दम होगी, ताकत होगा, वो रक्षक बनेगा, वो सेना को लेकर के राज्य की सुरक्षा करने का कार्य करेगा। और जो वासना से ग्रसित होगा, जिसमें इंद्रियों की प्रधानता होगी, भोग विलास की प्रधानता होगी, वासना से ग्रसित होगा, वो उत्पादक बनेगा और वो राज्य के लिए धान पैदा करेगा और राज्य का पालन करेगा उत्पादन करके। अब प्लेटो ने, अगर हम इसको और गहराई से जानना चाहिए, हमारे बुक में इतना ही बताया है कि तीन गुणों की प्रधानता होगी और ये तीनों गुण इस प्रकार से पाए जाएंगे, जिसमें जिस गुण की प्रधानता ज्यादा होगी वो उस मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। अगर हम इसको और गहराई से पढ़ना चाहें तो प्लेटो ने क्या किया है कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में प्लेटो ने कहा है कि 20 वर्ष पर एक परीक्षा होगी, 20 वर्ष पर एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में सारे राज्य के नागरिक भाग लेंगे 20 वर्ष के बाद में। अब जो इसमें पास हो जाएगा, जो इस परीक्षा में पास होगा, पास होने वाले आगे आगे की पढ़ाई शुरू कर देगा, और जो इस 20 वर्ष की परीक्षा में फेल हो रहा है, फेल होने वाला सीधा यहाँ आ जाएगा। यानी एक ही मौका मिलेगा, एक ही परीक्षा होगी, 20 साल की परीक्षा होगी। जो फेल हो गया वो उत्पादक वर्ग में आ जाएगा और धान पैदा करना, वासना से ग्रसित होना, इंद्रियों का भोग भोगना, सुख दुख भोगना, ये यहाँ पर शुरू कर देगा। प्लेटो ये कहता है उसके बाद में आगामी, ये फेल होने वाले हैं, उसके बाद में दूसरी जो परीक्षा होगी वो 30 वर्ष की होगी। अब 30 वर्ष की जो परीक्षा होगी उसमें पास होने वाले आगे की पढ़ाई शुरू कर देंगे। इसमें फेल होने वाले, जो फेल हो रहे हैं, फेल होने वाले सीधे यहाँ जाएंगे, ये रक्षक बन जाएंगे 30 साल की परीक्षा के बाद। ये रक्षा करेंगे, सेना का काम करेंगे, रक्षक बनेंगे। उसके बाद में प्लेटो ये कहता है कि आगे फिर परीक्षा होगी, और वो परीक्षा होगी जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, तीसरी परीक्षा प्रथम, द्वितीय और तृतीय परीक्षा, यह होगी 35 वर्ष में। अब 35 वर्ष में परीक्षा होगी तो 35 वर्ष की परीक्षा के साथ जो पास होने वाले हैं, पास होने वाले आगे 15 वर्ष तक पढ़ाई करेंगे, 15 वर्ष तक, यानी प्रशासनिक विभागों में जाएंगे, अलग अलग विभागों के पदों पे काम करेंगे, और 50 वर्ष के होने पर, 50 वर्ष पूर्ण होने पर वो क्या करेंगे, शासक बनेंगे। 50 वर्ष की अवस्था में राजा बनेगा। इसलिए दार्शनिक राजा मिलना असंभव था। अब यहाँ जो फेल हो गए, जैसे 35 वर्ष की परीक्षा लगी, यहाँ जो फेल हो गए वो प्रशासनिक पदों पर काम करने लग जाएंगे। इस प्रकार से प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था को अलग प्रकार से बांटा है, लेकिन अपने को वहां तक नहीं जाना है। अपने को तो केवल ये देखना है कि आत्मा में ये तीन गुण होते हैं, जिसमें जिसकी प्रधानता होगी वो अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। ये बात प्लेटो कहता है। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो रिपब्लिक है, और प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि न्याय आत्मा का गुण होता है। अब हम अरस्तु के बारे में बात करेंगे। जो अरस्तु है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, और अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा है। अरस्तु ने न्याय का विभाजन किया है दो भागों में। एक क्या है कि अरस्तु ने न्याय को दो भागों में, एक नंबर 1 वितरणात्मक न्याय, और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु ने इसको दो भागों में बांट दिया, एक वितरणात्मक न्याय है, एक सुधारात्मक न्याय है। अरस्तु ये कहता है कि शासन करने की दौड़, शासन
करने की जिम्मेदारी कह दो, चाहे भागदौड़ कह दो, भागदौड़ शासन करने की जिम्मेदारी, शासन करने की दौड़ ऐसे व्यक्ति को सौंपनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जिसमें शासन करने की योग्यता हो। वितरणात्मक न्याय में अरस्तु ये कहता है, वितरणात्मक न्याय वह न्याय है कि शासन करने की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को देनी चाहिए जिसमें शासन करने की क्वालिटी हो। वही बात आ गई प्लेटो वाली, भाई जिसमें बुद्धि होगी वो क्या करेगा, शासक बनेगा। इसमें जिसमें योग्यता होगी शासन करने की, वो अपने आप ही शासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। दूसरा में सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय में प्लेटो ने एक राज्य नाम की संस्था का विचार किया है। सुधारात्मक न्याय में सुधारात्मक न्याय में अरस्तु ये कहता है कि एक राज्य नामक संस्था होगी और वह राज्य नाम की संस्था क्या करेगी, राज्य नाम की संस्था नागरिकों के मौलिक जो अधिकार है, मूल अधिकार, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करेगी। इसका मतलब यह है कि अरस्तु ने राज्य नाम की संस्था का सर्जन करवाया है। अरस्तु ने यह कहा है राज्य नाम की संस्था होगी और वह राज्य नाम की संस्था नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, नंबर 2 संपत्ति का अधिकार, नंबर 3 स्वतंत्रता का अधिकार, ये महत्वपूर्ण अधिकार है। अरस्तु और प्लेटो ने कहा है आत्मा का गुण है, आत्मा में 3 गुण हैं, शासक बुद्धि की प्रधानता होगी, सैनिक जिसमें शौर्य की प्रधानता होगी, ताकत होगी, और उत्पादक जिसमें वासना की प्रधानता होगी। अरस्तु यह कहता है कि 2 भागों में बांटा है, एक वितरणात्मक न्याय है, एक सुधारात्मक न्याय है। वितरणात्मक न्याय में शासक वही बनेगा जिसमें योग्यता होगी, क्वालिटी होगी। सुधारात्मक न्याय में एक राज्य होगी और वो राज्य नाम की संस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। ये परंपरागत न्याय है। अब हम दूसरा बिंदु